मॉर्निंग फ्रेंड्स, पीआर इज द फ्यूचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मैं तकसीर अहमद आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम एक्सरसाइज 3.2 सॉल्व कर रहे हैं और उसके 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा एक एक क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आज हम बात करेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर फोर्थ से। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है थर्ड से मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ ये है कि दो इक्वेशन दे देता है और आपको ये बोला है कि आपको ये पहले चेक करना है कि संगत है कि असंगत, और अगर संगत रहेगा तो उसको ग्राफ विधि में बताना है। तो हमने बताया है आप लोगों को कि कौन सा समीकरण संगत होता है, कौन सा समीकरण असंगत होता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमने जैसे बताया है, आप तीसरा क्वेश्चन देख लेंगे तो तीसरे क्वेश्चन की तरह सेम है, उसमें संगत असंगत पूछा है, इसमें भी संगत और असंगत ही पूछा है, तो वहां से आप संगत और असंगत बता देंगे। और साथ ही साथ इसने ये कहा है कि जो संगत है उसका ग्राफ बनाना है आपको। तो हमने 3.1 में ग्राफ बताना आपको सिखाया है, 3.2 की क्वेश्चन नंबर पहले में हमने ग्राफ बनाना सिखाया है। तो इतनी उम्मीद तो हम आपसे कर सकते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ को सॉल्व कर लेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर फोर्थ सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, हम फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर आप तक प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग कर लेंगे अच्छे बच्चों की तरह। ठीक है, तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 से बात करते हैं। ठीक है, दिक्कत आएगी तो कमेंट जरूर करिएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन दिया गया कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। मतलब कोई आयताकार बाग है। आयताकार बाग का मतलब क्या होता है? आयताकार बाग का मतलब होता है क्या? तो आयताकार बाग का नाम जैसे आएगा तो हमको समझ में आना चाहिए कि आयत क्या होता है। ठीक है, तो आयत क्या होता है, आप अच्छे समझदार बच्चे हैं तो जानते होंगे आयत क्या होता है। आयत एक प्रकार का क्या होता है, चतुर्भुज होता है। आयत एक प्रकार का चतुर्भुज होता है। ये इस प्रकार का आयत आपको दिखता है। ठीक है, तो आयत किसको कहते हैं? जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जैसे ये भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर ये 15 सेंटीमीटर है तो ये भी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। मतलब आयत का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, उसको हम आयत कहते हैं। ठीक है, आप खेत देखे, खेत लगभग आयत ही के प्रकार का होता है। तो वही बोला है कि एक आयताकार बाग की बात किया है। एक आयताकार बाग है, सपोज ये आयताकार बाग है और इसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। क्या है? लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। यहाँ पे फिगर की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है थोड़ा। तो हम ये ग्राफ को हटा दे रहे हैं फिगर को, और आप ऐसे समझिए। देखिए अब इसको हल कैसे करेंगे। देखिए पहले मान लेंगे कि जो विमाएं ज्ञात करना है, विमाओं का मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो जो निकालना रहता है उसी को हम मानते हैं। तो लंबाई और चौड़ाई पूछा है तो वही मान लीजिए। माना आयताकार बाग की, माना आयताकार बाग का बाग की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तथा चौड़ाई y मीटर है। ठीक है, ये x मीटर यहां मानिएगा और ये y मीटर है। लंबाई x है और चौड़ाई कितनी है, y मीटर है। तो देखिए इसने पहली लाइन में क्या बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर। मतलब ज्यादा कौन है, लंबाई ज्यादा है, तो लंबाई ज्यादा है किससे, चौड़ाई से। तो 4 किस में जुड़ेगा, चौड़ाई में जुड़ेगा ना, क्योंकि देखिए y+4 हो जाएगा। हम चौड़ाई में क्यों 4 जोड़ रहे हैं, क्योंकि लंबाई ज्यादा है। अगर लंबाई में ही जोड़ देंगे तो ये ऑलरेडी ज्यादा है तो और ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए अगर ये 4 ज्यादा है तो इसमें जोड़ेंगे, अगर ये 4 ज्यादा होता है तो इसमें जोड़ते। मतलब जो ज्यादा रहता है उसमें नहीं जोड़ते हैं, कम वाले में जोड़ते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, y+4 हो गया। इसको ट्रांसफर करेंगे, x इधर आएगा तो x माइनस y बराबर 4 होगा, और इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए 4 मीटर अधिक है का परिमाप 36 मीटर है। परिमाप का क्या मतलब होता है? परिमाप का मतलब होता है जैसे हमने ये चतुर्भुज बनाया था, ये आयत बनाया था, तो परिमाप अगर कोई आपसे पूछे, पेरीमीटर पूछे, तो ये जितना ये 4 साइडें होती है, चारों साइडों को आप जब प्लस कर देंगे,
चारों साइडों को जब आप प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा, जैसे ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, एक ये सेंटीमीटर, एक ये सेंटीमीटर, और हम आपसे पूछे कि इसका परिमाप बताइए, तो आप इन्हीं सभी साइडों को जोड़ दीजिए, 1 2 3, 3 1 4, 4 2 6, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन इसी को जब सूत्र से करते हैं तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है वो होता है कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। तो जो आयत का परिमाप होता है वो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। लेकिन यहां पर बात किसकी कहा गया है, का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप बोला है क्वेश्चन में जी, अर्ध परिमाप बोला है, यहां पे आप जोड़ लीजिएगा अर्ध परिमाप का अर्ध परिमाप कितना दिया गया 36 सेंटीमीटर। तो अर्ध परिमाप करना है तो परिमाप का क्या कर दें हम, आधा कर दें, परिमाप का आधा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो मेन बचेगा क्या, लेंथ प्लस ब्रेथ। तो डायरेक्ट हम यहां लिख सकते हैं कि आयत का अर्ध परिमाप बराबर अर्ध परिमाप क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाएगा, तो मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई कितना है, मतलब अर्ध परिमाप कितना दिया गया 36 दिया है, तो 36 लिख दीजिए। और लंबाई कितनी है, लंबाई हम माने हैं x, तो x कर दीजिए। और चौड़ाई कितना माने हैं, चौड़ाई माने हम y, तो y कर दीजिए, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 36, तो इसको इस तरह लिख लीजिए। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 36, और इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए आप, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं विलोपन विधि से। इसके जस्ट बाद जो एक्सरसाइज 3.4 है, 3.3, इसमें आप प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि पढ़ेंगे, तो यहाँ पे समझ लीजिए आप, फिर वहां पे और अच्छे से समझाएंगे। तो x माइनस 1 को इसी के नीचे लिख दीजिए, x माइनस वाई को बराबर दिया है 4। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये प्लस में और ये माइनस में, दोनों कट जाएगा, तो इसको काट दीजिए, क्योंकि एक यहां भी है, एक यहां कट जाएगा। और x और x कितना हो जाएगा 2x, तो ये 2x, और ये बराबर कितना हो जाएगा 36, और 4 कितना हो जाएगा 40 कर दीजिए। अब x का मान निकालना है, तो 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 2 उधर जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो भाग में। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40/2, और ये कटेगा तो आ जाएगा कितना 20। तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 20। x क्या था, x को हम माने हैं लंबाई, तो लंबाई कितनी सेंटीमीटर आ गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इधर देखिए, अब हमको निकालना है चौड़ाई। तो चौड़ाई के लिए हम देखिए क्या करेंगे, चौड़ाई निकालने के लिए x का मान समीकरण किसी एक समीकरण में रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण x क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है। तो x की वैल्यू 20 है, तो 20 रख दीजिए, तो 20 माइनस वाई बराबर 4, ये उस तरफ 20 को पक्षांतर कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस 20, ठीक है। और ये क्योंकि 20 उधर क्यों जाएगा, 20 उधर क्यों जाएगा, क्योंकि ये इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 20 में से 4 जाएगा, कितना आएगा 16 आएगा, और माइनस में आएगा तो ये कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा 16। तो लंबाई कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो गई 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही हम माने हैं, तो ये वैल्यू आपका सामने हो गया, ठीक है। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसका मतलब आज के लेक्चर का दूसरा क्वेश्चन, प्रश्न अंक 6 है, और इसमें बताना क्या है आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि युग्म का ज्यामितीय रूप जैसा कि प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखा हो और संपाती हो। मतलब आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो हमेशा कितने इक्वेशन आप देख रहे हैं, हर क्वेश्चन में 2-2 इक्वेशन दे रहे हैं, देख पा रहे हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन आपको दे दिया है ये, और दूसरा आपको इक्वेशन ऐसा बनाना है, बस यही है। एक इक्वेशन आपको दिया गया है और दूसरा इक्वेशन आपको ऐसा बनाना है जो प्रतिच्छेदी को प्रतीत करता है, उसका एक इक्वेशन बनाना है।
एक इक्वेशन ऐसा बनाना है जो समांतर को प्रतीत करता है, एक इक्वेशन ऐसा बनाना है जो संपाती को करता है। मतलब हम ये तो जानते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा का जो समीकरण होगा वो दो समीकरण होंगे, एक इसने फिक्स कर दिया है, एक हमारे ऊपर छोड़ दिया है। ऐसे समांतर का भी एक इसने फिक्स किया है, एक हमारे पे छोड़ा है कि हम अपने से बनाए। इसका भी संपाती का भी एक फिक्स किया है, एक हमारे लिए छोड़ दिया है। तो बारी बारी से हम तीन इक्वेशन यहाँ पर बनाएंगे, जो एक इसको प्रतीत करेगा, एक इसको सेटिस्फाइड करेगा, एक इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो ये दिया गया है पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन की तुलना हम किससे करेंगे, a1 b1। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसके लिए आप फार्मूला जानते हैं, ये इसका निरूपण क्या होता है, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। ये होना चाहिए इसके लिए। समांतर के लिए क्या होना चाहिए, समांतर के लिए होना चाहिए a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये होना चाहिए। तीसरा हम पढ़े संपाती के लिए, संपाती के लिए क्या होता है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो देखिए a1 b1 c1 की वैल्यू दिया है, आपको a2 b2 c2 निकालना है। तो पहले क्या करिए कि इससे तुलना करके देखिए जो समीकरण दिया है, समीकरण पहला बात कर रहे हैं प्रतिच्छेदी के लिए। तो देखिए पहला प्रतिच्छेदी के लिए क्या करेंगे, दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण क्या है, वो दिए गए समीकरण की तुलना, दिए गए समीकरण की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, ये आपके लिख लीजिएगा 0 से करने पर। तो जब करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2, b1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए b1 का गुणांक, y का गुणांक यहाँ b1 है, यहाँ y का गुणांक 3 है तो 3 हो जाएगा। c1 की वैल्यू कितनी होगी, c1 अचर पद होता है, -8 हो जाएगा। अब हमको ये दिखाना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए देखिए a1 अपान a2, मतलब जो a1 अपान a2 आएगा वो बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपान b2 पे। तो यहीं पर आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पे a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, a1 की वैल्यू हो गई 2, ठीक है। अभी a2 हमको नहीं पता है, ठीक है, a2 नहीं पता है, a2 मत लिखिए, इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए। b1 की वैल्यू हमको पता है, b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 रख दीजिए। अब हमको b2 भी नहीं पता है, हमको यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू रखना है जिससे ये और ये दोनों बराबर ना हो। तो कुछ भी रखेंगे तो ये दोनों तो बराबर होंगे ही नहीं, तो कुछ रख दे, अगर यहाँ पे 3 रख दें और यहाँ पे 2 रख दें तो ये 2/3 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है। तो मतलब जो a2 की वैल्यू आएगी, यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि a2 बराबर क्या हमको मिल रहा है, a2 बराबर हमको मिल रहा है 2। आप a2 बराबर a2 बराबर 3, a2 बराबर 3, आप 3 के जगह पे 6 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं, मतलब बराबर नहीं होना चाहिए, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे a2 बराबर 3 रख दिया, और b2 बराबर कितना हमने रखा है, यहाँ पे b2 बराबर हमने लिखा है 2। तो अब जो नया इक्वेशन बनाएंगे उसमें जो a2 की वैल्यू 3 आनी चाहिए और b2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। तो देखिए अब यहां पे लिखेंगे कि प्रतिच्छेदी के लिए दूसरा इक्वेशन क्या होगा, प्रतिच्छेदी के लिए, प्रतिच्छेदी के लिए जो नया एग्जांपल बना रहे हैं वो देखिए कैसे बनाएंगे। हम इसमें रखेंगे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इस पे रहना चाहिए। तो जहां जहां पे a2 है, a2 का मान वहां पे कितना रखे हैं, हम 3 रखे हैं, तो यहाँ पे 3x कर दीजिए, ठीक है। b2 का मान कितना रखे हैं, b2 का मान हमने वहां पे 2 रखा है, तो 2y कर दीजिए। अब c2 का मान कुछ भी रख दीजिए आप, c2 का मान हम 0 भी कर सकते हैं 0। तो यहाँ पर आप c2 क्योंकि देखिए c1 इज नॉट इक्वल टू c2 भी होना चाहिए, ठीक है, बराबर वो भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसको 0 ही मान लें या 0 ना मान के हम c1 की वैल्यू तो हमको -8 पता है, c2 की वैल्यू अगर हम 2 ले लें, c2 को भी 2 ले लें हम, तो 2 4 8 होगा। तो यहाँ पे c2 भी अगर हम मान लें, c2 बराबर कितना मान लें, 2 मान लें, तो अगर इससे डिवाइड भी करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, जो 4 उसमें -4 नहीं है। तो c2 बराबर हम क्या मान लेते हैं, 2
बराबर 0। तो जो पहला संपाती के लिए इक्वेशन बनना है वो ये इक्वेशन बनना है आपका 3x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0। ये आपका संपाती के लिए एग्जाम्पल बन गया। ठीक है, आप इसको समझ गए। अब इसी प्रकार अब हम बात करते हैं समांतर के लिए। जैसे ही समांतर के लिए फार्मूले की बात करेंगे, मतलब एग्जाम्पल की बात करेंगे, हमारे दिमाग में आना चाहिए कि हमको दिखाना क्या है। a1 b1 c1 इसके तीनों की वैल्यू हमको पता है, तो इन तीनों की वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक, इनकी जब आप वैल्यू रखेंगे तो देखिए a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 कर दीजिए। a2 की वैल्यू भी नहीं पता है। b1 की वैल्यू क्या है, b1 की वैल्यू है 3, 3 रख दीजिए। c1 की वैल्यू क्या है, c1 की वैल्यू है -8 कर दीजिए। अब आपको एक चीज पता होना चाहिए कि a1 अपान a2 और b1 अपान b2 बराबर होना चाहिए, लेकिन c1 अपान c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो हम ऐसा क्या लिख दें यहाँ पे कि ये दोनों बराबर आ जाए। तो देखिए अगर यहाँ पे हम 2 लिख दें और यहाँ पे हम 3 लिख दें, मतलब a2 की जगह अगर 2 रख दें और b2 की जगह हम 3 रख दें, तो 2 से 2 कटेगा तो 1 आ जाएगा, और 3 से 3 कटेगा तो भी 1 आ जाएगा। मतलब a1 अपान a2 और b1 अपान b2 तो बराबर हो गया। अब c यहाँ पे c2 की जगह पे ऐसा मतलब -8 के अलावा कुछ भी रखेंगे तो इसको सेटिस्फाइड कर देगा। तो यहाँ पे हम c2 की वैल्यू कितनी रख देते हैं, 2 रख देते हैं। तो यहाँ पे तीनों वैल्यू मिल गई। तो इसके लिए जो नया इक्वेशन बनेगा, इसके लिए जो नया इक्वेशन बनेगा वो हम डायरेक्ट इक्वेशन लिख दें, क्योंकि इसकी तुलना हम इससे ही करेंगे। किससे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर। तो देखिए ये क्या है आपका, ये वैल्यू है a2 की, ये वैल्यू है आपके b2 की, और ये वैल्यू है आपके c2 की। तो यही रख दीजिए। a2 की जगह पे क्या रखेंगे, 2x, b2 की जगह पे क्या रखेंगे आप, 3y, प्लस c2 की जगह पे क्या रखेंगे आप, 2 रखेंगे। तो ये किसका मिल गया इक्वेशन आपको, समांतर का, ये समांतर को। तो मतलब ये है कि अगर ये इक्वेशन और ये इस इक्वेशन को हम साथ में रखें तो ये दोनों इक्वेशन प्रतिच्छेदी को प्रतीत करेंगे, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को अगर साथ में रखें तो ये समांतर को प्रतीत करेंगे। अब इसी प्रकार हमको दिखाना है प्रतिच्छेदी का। अब प्रतिच्छेदी में क्या होगा, प्रतिच्छेदी में तीनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो इसके लिए देखिए अगर इसको यहाँ पे लिखिए a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2 के। अब इसको दिखाइए, a1 a2 a1 b1 c1 की वैल्यू तो पता है, रख दीजिए। a1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, 2 कर दीजिए, बराबर b1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, 3 कर दीजिए। c1 की वैल्यू कितनी है, c1 की वैल्यू -8 है, -8 कर दीजिए। अब कोई ऐसी वैल्यू रखना है जिससे ये तीनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो तीनों बराबर होने के लिए यही चीज है कि अगर सबको एक एक ला दे तो एक एक लाने के लिए इससे 2 से भाग दे दे, मतलब b2 की वैल्यू 2 कर दे, a2 की वैल्यू 2 कर दे, b2 की वैल्यू कितनी कर दे, 3 कर दे, तब ये आ जाएगा। और c2 की वैल्यू कितनी कर दे, -8, तो -8 से -8 कटेगा तो ये 1 आ जाएगा। तो यहां से हमने ये निकाला कि a2 बराबर 2 हमने निकाला, b2 बराबर भी हमने 3 निकाला, और c2 बराबर हमने निकाला -1। तो ये जो नया एग्जांपल बनेगा, बस आप a2 b2 c2 की जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए। तो नया इक्वेशन जो बनेगा वो आपका बनेगा 2x प्लस 3y, और c2 की जगह पे -8 करेंगे तो -8 बराबर 0। और ये जो बनेगा आपका, ये बनेगा आपका संपाती का। मतलब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को हम साथ में रखते हैं तो ये संपाती का होगा। तो यहाँ पे इसके आगे लिख लीजिए संपाती। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ऐसे आप हमने ये वैल्यू माना है, आप कुछ और वैल्यू भी मान के कर सकते हैं। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दम नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस चैप्टर का जो ग्राफ खींचना है, इसमें भी ग्राफ खींचना पड़ेगा और आपको कोऑर्डिनेट बताना रहेगा। और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ गया है, इसलिए इंपॉर्टेंट लगता है। बहुत आसान है, कर लेंगे आप लोग। देखिए क्या दिया गया है कि 2 समीकरण दे दिया गया है और इसका ग्राफ खींचना है। तो कोई 2 समीकरण दे देता है, उसका ग्राफ तो आप आसानी से खींच लेते हैं। तो बिना कोई हम बात आगे किए पहले ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। तो इक्वेशन क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, इसको समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है,
दूसरा इक्वेशन दिया गया है 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। तो हम ग्राफ खींचने के लिए हमको क्या जरूरी है? ग्राफ खींचने के लिए पहले हमको निर्देशांक जरूरी है। तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे? इनकी वैल्यू निकाल के। तो एक ग्राफ बनाते हैं। चलिए ग्राफ इसको बना देते हैं। ये ग्राफ बनाया हमने। ऊपर हम x को लिख लेते हैं और नीचे हम y को, और कम से कम हमको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। तो देखिए x को y माइनस में उस तरफ लेके चले जाए तो x बराबर क्या लिख सकते हैं हम? y माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब बताइए y का क्या ऐसा मान रखे जिससे x का मान निकल आए? तो अगर y बराबर हम 1 रख दें, y बराबर क्या रख दें? y बराबर अगर 1 रख दें तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0। अगर y बराबर हम 1 रखते हैं तो x बराबर कितना मिल रहा है हमको? 0 मिल रहा है। ऐसे ही हम एक और वैल्यू रखते हैं। अगर y बराबर हम 2 रख दें तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो आसान हो गया ये। तो y बराबर अगर हम 2 रख दें, y बराबर हम 2 रख देते हैं तो x बराबर कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो आसानी से ये निकल गया 2 कोऑर्डिनेट। अब इसी प्रकार इसका निकालेंगे। तो इसको भी ऐसे करेंगे तो ये माइनस, देखिए तो इसको क्या करेंगे हम? तो 2i बराबर उस तरफ ले जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस 3 है, उधर जाएगा तो माइनस 3x हो जाएगा, ठीक है। अब ये y में है तो उस तरफ जाएगा तो ये y बराबर क्या हो जाएगा? 12। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 3x को इस तरफ लेंगे उधर, ठीक है। तो 12 माइनस 3x, और यहाँ पे देखिए 2 इधर जाएगा तो ये इससे भी भाग हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा तो ये आएगा y बराबर 6 माइनस 3x बाई 2। तो अब x की हम ऐसी क्या वैल्यू रखें? देखिए अगर x बराबर हम यहाँ पे 2 रख देते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ केवल 3 बचेगा। तो यहाँ हम टेबल बनाते हैं। चलिए टेबल ये हम बना लिए। यहाँ पे ऊपर x लिख दीजिए, नीचे y रख दीजिए। अगर यहाँ पर x बराबर हम कितना रख दें? 2 रख दें, तो x बराबर हम 2 रखते हैं तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ 3 बचा, 6 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। आया समझ में? फिर अगर हम क्या करें, अगर यहाँ पर क्या रख दें? 0 कर दें। x बराबर क्या कर दें? 0, तो ये पूरा भाग 0 हो जाएगा। तो अगर x बराबर हम 0 रख दें तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, और पूरा का पूरा 0 होने का मतलब क्या? 6। तो अगर यहाँ पे 0 ना भी रखें, 2 रख दें, तो 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 तो रख चुके हैं। अगर हम यहाँ 4 रख दें तो क्या देखिए छोटी वैल्यू मिलेगी। अगर यहाँ पे 4 रख देते हैं तो 2 से 2 कट जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे हम 4 रख दें इसी जगह, चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। y बराबर यहाँ पे 6 माइनस 3/2 और मल्टीप्लाई 4, तो ये कट जाएगा। 3 2 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 6 और माइनस 6, तो y बराबर कितना मिलेगा हमको? 0। तो अगर हम x बराबर 0 ना रख के x बराबर 4 रख दें, x बराबर हम 4 रख दें, तो y का मान कितना निकल रहा है? 0 निकल रहा है। ये हमने ऐसा क्यों किया? 0 करके भी तो कर सकते थे। अगर 0 करके करते तो 6 आ जाता, 6 थोड़ा बड़ी वैल्यू हो जाती। और जैसे आपको पता है कि ग्राफ में जितनी छोटी वैल्यू रहेगी उतना आसान रहेगा, इसलिए हमने ये किया है। तो जो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट आए हैं वो आया है क्या? पहला कोऑर्डिनेट आया है 2,3, क्योंकि पहला x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। दूसरा आया है 4,0, और इसी प्रकार इसका जो कोऑर्डिनेट आया है, इसका कोऑर्डिनेट आया है 0,1, 0,1, और इसका आया है 1,0। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है कोऑर्डिनेट निकालना। अब बात हम करेंगे आगे की। इसको बना लिख लीजिएगा, इसको हम हटा देते हैं, फिर ग्राफ बनाते हैं। हमने यहां तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया कि ग्राफ खींचना है। तो चलिए ग्राफ अभी तो खींचे नहीं, तो ग्राफ खींचते हैं पहले। तो ग्राफ खींचने के लिए हम क्या करेंगे? ठीक है, ऊपर प्लस जाते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 1 2 3 4 5 6। नीचे आएंगे तो 1 2 3 4 5 6। इधर भी जाएंगे तो 1 2
3 4 5 6, इधर भी जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6। ये सब, ये वैल्यू नीचे जाएंगे तो माइनस होगा, इधर जाएंगे तो माइनस होगा, तो ये वैल्यू माइनस में होगी, लेकिन माइनस हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझ जाइएगा कि ये माइनस है 5 6, और ये भी माइनस में रहेगा 1 2 3 4 5 6। इधर प्लस में रहता है तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं। देखिए पहला क्या है, 0 और 1, तो मतलब एक्स अक्ष पर 0 जा रहा है और वाई अक्ष पर कितना जा रहा है, 1 जा रहा है। तो एक्स अक्ष पे तो कुछ चला ही नहीं है, केवल वाई अक्ष पे चला है, तो इस पहला का जो मिला है बिंदु वो मिला है ये वाला बिंदु। ठीक है, दूसरा बिंदु देखते हैं 1,0, मतलब एक्स अक्ष पे 1 गया है और वाई अक्ष पे कितना गया है, 2। तो अगर यहां से इसको ऊपर की तरफ बढ़ाएं और ये 2 यहां से बढ़ाएं, तो ये दोनों का मिलन कहां होगा, इस वाले जगह पे होगा। तब क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं। याद रखिएगा यहां कभी ग्राफ बोर्ड में सही नहीं बनेगा, सही आपको अपने स्केल से एक मतलब जितना डिफरेंस यहां से यहां तक का होगा उतना ही डिफरेंस यहां से यहां तक होगा, वही इतना होगा। यहां तो हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन आप घर पे कर सकते हैं अपने पास बैठ के। तो स्केल से करेंगे तो ये देखिए बढ़ा के थोड़ा इसको बनाएंगे, इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, इधर भी बना दीजिए और इसको यहां। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार ये बन गया। इसका ग्राफ खींचिए, जब इसका ग्राफ खींचिएगा तो 2,3 है, तो 2 एक्स अक्ष पर 2 जाइए, एक्स अक्ष पे 2 गए और वाई अक्ष पे कितना जा रहा है, 3, वाई अक्ष पे जा रहे हैं 3, तो इनका मिलन कहां हो रहा है, इस बिंदु पर हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, 4,0 है, तो एक्स अक्ष पे 4 जाइए, एक्स अक्ष पर 4 गए और वाई अक्ष पे कितना 0, इसका मिलन कहां है, यहां पे। तो इन दोनों को भी मिला दीजिए। तो देखिए अगर इन दोनों को मिलाते हैं हम, ये मिला दिया हमने, ये मिला दिया। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना दिया, बात खत्म। अब बात हम क्वेश्चन की आगे, यहां से लेकर यहां तक क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, ग्राफ खींच लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब वो बोला कि एक्स अक्ष और एक्स अक्ष मतलब ये एक्स अक्ष और इन रेखाओं से, ये जो रेखाएं हैं इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो एक्स अक्ष है और ये दोनों रेखाओं से जो एक त्रिभुज बन रहा है उसके निर्देशांक ज्ञात करना है। तो देखिए त्रिभुज कौन बन रहा है, एक बिंदु यहां पर देखिए, ये त्रिभुज बन रहा है आपका। अगर इसका हम नाम दे दें तो इसका नाम हम दे सकते हैं ए बी सी। ABC त्रिभुज बन रहा है एक्स अक्ष और दोनों रेखाओं से मिलकर। तो अब इसमें यही चीज बोला है कि इन तीनों बिंदुओं को हमको क्या करना है, निर्देशांक लिखना है। तो इसका देखिए पहला जो निर्देशांक होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, तो ये एक्स अक्ष पर पहला एक्स अक्ष होता है, फिर वाई अक्ष होता है। तो देखिए एक्स अक्ष पर कितना है, ये एक्स अक्ष पर ये 2 के बराबर है और वाई अक्ष पे कितना है, 3 के। तो पहला का जो निर्देशांक हो जाएगा वो 2,3 होगा। ठीक है, फिर इसी प्रकार इसका निर्देशांक देखेंगे, तो इसका निर्देशांक देखिए तो एकदम साफ दिख रहा है, ये 1 पे जा रहा है। तो मतलब एक्स अक्ष पर कितना जा रहा है, ये एक्स अक्ष पर माइनस में जा रहा है ना, इधर माइनस में है, तो ये देखिए -1। और वाई अक्ष पर देखिए कुछ नहीं गया है, वाई अक्ष पे कुछ नहीं गया, तो ये वाई कितना मान हो जाएगा, 0। आया आपको समझ में। तो इस बिंदु का निर्देशांक हो गया -1 और -0। अब इस बिंदु के निर्देशांक की बात करते हैं। अब इसको देखिए, ये एक्स अक्ष पर कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, एक्स अक्ष पर हो गया 4 और वाई अक्ष पर कुछ जा ही नहीं रहा है, तो वाई पे कितना वैल्यू हो जाएगी, 4। ये देखिए एकदम साफ साफ आपको यहां भी एकदम साफ साफ एग्जैक्ट वैल्यू आपकी आ रही है। तो यही पूछा था कि निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज बना है इसको हमको क्या कर देना है, छायांकित कर देना है। ठीक है, ये जो आपका त्रिभुज बन रहा है यही त्रिभुज को आपको छायांकित कर देना है। तो इसके लास्ट में लिखिएगा कि एक्स अक्ष तथा रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक क्रमशः 2,3 -1,0 और 4,0 है। ठीक है, बस ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको पूरा देखिए कैसे करेंगे। ये जो लाइन है वो इस लाइन का समीकरण है, तो ये इसको लिख देंगे x - y + 1 = 0। ये किसका समीकरण, ये किस लाइन है, ये इसका है, तो इसका लिख देंगे 3x - 2y
प्लस 12 बराबर 0। आप अगर चाहते हैं तो ये जो बिंदु, जितने भी बिंदु हमने दिखाया है, ये सब इनके कोऑर्डिनेट 0,1 1,2 इनके कोऑर्डिनेट भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए। जैसे इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ है, एक का कोऑर्डिनेट यहाँ है, तो सभी को कोऑर्डिनेट है, तो आप इनका भी कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर मिलेंगे अगले चैप्टर में जल्दी। तब तक के लिए